हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु सोलंकी लर्निंग एम्पायर में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि बायपोलैरिटी का मतलब होता है गुट, यानी कि दो गुट। जो पावरफुल गुट निकलकर सामने आए थे उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यूएसए एंड यूएसएसआर। द एंड ऑफ बायपोलैरिटी मतलब इसका एंड कैसे हुआ, इन दो गुटों का एंड मतलब दी एंड नहीं हुआ, क्योंकि यूएसए जो था वो और ज़्यादा पावरफुल बन गया टाइम के साथ, और जो यूएसएसआर है उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो उसके भी अपने एक अलग रीज़न थे और यूएसए के पावरफुल बनने के भी अपने अलग रीजन्स रहे हैं। तो माना जाता है कि जो कोल्ड वॉर था इनके बीच में 1991 में ख़त्म हो गया था, लेकिन जो यूएसएसआर की एंड की शुरुआत है उसका जो ईयर है वो 1989 से स्टार्ट हो गया था। मतलब कहीं ना कहीं 1989 से ये यूएसएसआर का विघटन शुरू हो गया था और बिल्कुल एंड हो गया था 1991 पे। ठीक है, तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि हमने कोल्ड वॉर में भी पढ़ा था। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि बेसिकली इन दोनों कंट्रीज़ में प्रॉब्लम थी क्या और किस वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि सोवियत सिस्टम क्या होता है। ठीक है, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक केम इनटू बीइंग द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1970। जो यूएसएसआर है वो 1917 में एक रशियन रेवोल्यूशन के रूप में निकलकर सामने आया, यानी 1917 में रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्री दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेट फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर। बेसिकली क्या था इसमें कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है जब वो ख़त्म हुआ, या कह लीजिए कि बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे पहुंचा, तो जब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी तो वहाँ पर फासिस्ट फोर्सेस थी। ठीक है, तो सोवियत आर्मी ने क्या किया, उनको वहाँ से फ्री कराया और फिर अपना कंट्रोल वहाँ पर बना लिया था। देयर वॉज चेंज इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द यूएसएसआर। कह सकते हैं कि सोवियत इकोनॉमी जो थी टाइम के साथ मोर डेवलप्ड हो गई थी। ठीक है, टाइम चेंज हो गया था, इकोनॉमिक डेवलप हो रही थी। इन द आर्म रेस द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम बट एट ग्रेट कॉस्ट। यानी कि आर्म रेस क्या होता है, जो हम वेपन की जो होड़ करते हैं उसको बोलते हैं। जैसे कि एक दूसरे के कंट्रीज़ को देखकर हम अगर वेपन्स को और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को हम कह सकते हैं आर्म रेस, यानी कि हथियारों की होड़। और वो टाइम के साथ साथ यूएस के साथ यूएसएसआर मैच करने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन उसको उसकी काफ़ी भारी कीमत भी चुकानी पड़ती थी। अब हम देखेंगे गोर्बाचेव। इसका नाम हमने अपने कोल्ड वॉर के चैप्टर में भी देखा था। ठीक है, ये एक जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन में, जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, यानी कि यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन में कैसे कैसे इनका क्या रोल रहा और लोगों ने इनको किस तरह से इन सब का जिम्मेदार ठहराया था। तो बेसिकली मिखाइल गोर्बाचेव हु हैड बिकम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985। ईयर पूछा जा सकता है बेटा, ध्यान से अपना इसको नोट डाउन कर लेना कि 1985 में जो थे मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ के सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बनकर सामने आए। वो कोशिश कर रहे थे कि जो रिफॉर्म्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके जो उस टाइम पे चल रहे थे। तो इनको कहीं ना कहीं रीज़न माना जाता है डिसइंटीग्रेशन का। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो यूएसए और यूएसएसआर की एक होड़ चल रही थी इक्वालिटी लाने के लिए कि ना वो ज़्यादा पावरफुल रहे, मतलब वर्चस्व ना रहे यूएसए का, तो यूएसएसआर का पूरा ऐसा उसको टक्कर दे रहा था, यानी यूएसए को। तो जैसे ही गोर्बाचेव रूलिंग में आए, रूल किया इन्होंने, तो इन्होंने पॉलिसीज़ ही चेंज कर दी। मीन्स इन्होंने बिल्कुल प्रॉपर जो रिफॉर्म जो चल रहे थे उनको चेंज किया और कुछ न्यू पॉलिसीज़ को ऐड किया। इनका मानना था कि जो पैसा है, जो इकोनॉमी हमारे, जो अकॉर्डिंग टू हिम गोर्बाचेव, तो इनको लगता था कि
जब अपने एरिया की जो इकोनॉमी है वो वीक रहेगी तो इन वेपन्स का हम क्या करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नज़र से देख लें या फिर इकोनॉमिक नज़र से देख लें, तो उनको वहाँ पे पावरफुल होना था। देन ही इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पॉलिसीज ऑफ पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, बट लेटर हिज पॉलिसीज वर क्रिटिसाइज। होता ही है, कुछ पॉलिसीज अगर ऐड होती हैं गवर्नमेंट में तो फिर उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। बेसिकली पेरेस्ट्रोइका क्या थी और ग्लासनोस्ट क्या थी, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पेरेस्ट्रोइका। इसका मतलब क्या था, रिस्ट्रक्चरिंग या फिर रिफॉर्मेशन। बेसिकली इसमें जो गोर्बाचेव थे वो चाहते थे कि वहाँ पर क्या होता था, पार्टी तो एक ही है, ठीक है, उसमें से लीडर मतलब कोई चॉइस नहीं थी लोगों के पास। तो वो इस पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग वो चाहते थे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत सारे लीडर होने चाहिए, यानी कई लीडर होने चाहिए, उनमें से सिलेक्शन होगा, यानी चॉइस होनी चाहिए ना, कि एटलीस्ट थोड़ा सा डेमोक्रेटिक वे से कुछ काम होना चाहिए। तो पेरेस्ट्रोइका में यही इसी चीज़ों को ऐड किया गया, इसीलिए इसे रिफॉर्मेशन भी बोलते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग भी बोलते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी में यानी बहुत अलग अलग मतलब कई लीडर होंगे और उसमें से सिलेक्शन होगा। एंड देन ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट का मतलब था कि ओपननेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ईजिंग ऑफ मीडिया सेंसरशिप, अर्लियर रिकॉर्ड डिक्लासिफाइड, या अपने व्यूज़ हम फ्रीली लिख सकें, ये भी इसका मतलब था, ठीक है। ग्लासनोस्ट में यही था कि ओपननेस होनी चाहिए, आप अगर कोई बात कर रहे हैं तो उसमें फ्रीडम होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। मीडिया के पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने व्यूज़ को लिख सके। तो बट ये जो पॉलिसीज़ थी वो बाद में उसको क्रिटिसाइज किया गया था। अब देखा जाए तो इन पॉलिसीज़ के बाद ईस्टर्न यूरोप में भी काफ़ी चेंजेस आए थे। ईस्टर्न यूरोप जो यूएसएसआर के हिस्से नहीं थे, यानी कि वो उसका हिस्सा नहीं था, बट वॉर ऑफ पैक्ट के हिस्से तो थे, यानी वॉर ऑफ पैक्ट के हिस्से होने की वजह से वो उनके भी कुछ एरिया में उनका काफ़ी दबदबा था, ठीक है। जो यूएसएसआर के जो हिस्से नहीं थे जैसे कि ईस्टर्न यूरोप के, वो थे पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया। यानी पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया, इन देशों में कठपुतली की गवर्नमेंट होती थी। यानी कि बेसिकली क्या है, वहाँ पे गवर्नमेंट है उनकी, लेकिन उस गवर्नमेंट का जो भी डिसीज़न होगा वो मॉस्को से लिया जाता था। यानी मॉस्को क्या थी, हमारी यानी रशिया की कैपिटल थी, तो वहाँ से मॉस्को की जो गवर्नमेंट होती थी वो डिसीज़न लेती थी, और पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया में कठपुतली की सरकार होती थी, वो सिर्फ उनका आदेश मानती थी। इसलिए अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ईस्टर्न यूरोप में भी क्या करने लगे, इंडिपेंडेंस की डिमांड आई कि अब वो चाहते हैं कि वहाँ से जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो हट जाए। तो ये थोड़ा डिटेल में था, बाकी आपके टॉपिक में नहीं है इंक्लूडेड, इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दिया है। उसके बाद हम देखेंगे अगस्त कूप क्या था। बेसिकली क्या था ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगस्त कूप था क्या, कौन सा, इसको इसमें क्यों ऐड किया गया। बेसिकली अगस्त कूप जो था एक तरह का, मान लो इवेंट इसको बोल लो, ठीक है। अगस्त कूप एक इवेंट होता था जो अगस्त में होता था, बट यहाँ पे जो अगस्त कूप है जो 1991 में हुआ वो 19 अगस्त को हुआ था, ठीक है। इसमें जो कुछ सीनियर लीडर्स भी ऐड थे, गोर्बाचेव भी एडेड थे, बट क्या किया उन्होंने, सीनियर लीडर्स ने गोर्बाचेव को एक अंडर हाउस अरेस्ट में रखा और जनता में ये र्यूमर्स फैला दिए या मॉस्को में ये ऐलान कर दिया कि गोर्बाचेव की जो तबीयत है वो ख़राब हो गई है और देश में इसीलिए एमरजेंसी को लागू करना है। ये जो सीनियर लीडर्स थे वो कम से कम 8 लीडर्स थे। अब इनके खिलाफ क्या किया उन्होंने, वो लोग सड़कों पे उतर आए। यानी मॉस्को और पीटर्सबर्ग में क्या हुआ कि इन चीज़ों को सुन के लोग सड़कों पर उतर आए और पार्लियामेंट के सामने आ गए। इस कूप में क्या हुआ कि जो रेड आर्मी थी वो भी रिफ्यूज़ हो चुकी थी, मतलब लोग इतने ज़्यादा थे, लोगों का जो
रोष देखने को मिल रहा था वो बहुत ज़्यादा था। तो ये जो रेड आर्मी थी ये भी रिफ्यूज़ हो गई, ये भी फेल हो गई थी। तो उसी समय क्या हुआ कि एक लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, बोरिस येल्स्टीन। ठीक है, बोरिस येल्स्टीन, ध्यान से सुनिएगा, बोरिस येल्स्टीन। बोरिस येल्स्टीन ने क्या किया कि जो लोग मतलब इतना रोष फैला रहे थे कि उन्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, गोरबाचेव कहाँ हैं, ऐसे इमरजेंसी कैसे लागू कर दी, पार्लियामेंट के सामने आके वो ये सब कर रहे थे। तो उन लोगों की जो फीलिंग्स हैं वो किसने समझी? बोरिस येल्स्टीन ने समझी। यानी वो उन लोगों को समझ रहे थे, उनकी बातों को भी समझ रहे थे और उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जो रशिया थी, जुलाई 1991 में फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट वाज बोरिस येल्स्टीन। यानी कि कह सकते हैं कि हम 1991, ये तो अगस्त में हुआ था, ठीक है, तो जुलाई में ऑलरेडी वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन चुके थे और अब वो जनता का साथ भी दे रहे थे। तो 10 दिन में ये जो कूप था वो ख़त्म हो गया, यानी ये इवेंट जो था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि बोरिस येल्स्टीन ने इसमें मिलकर अच्छे से मतलब पार्टिसिपेट किया। तो गोरबाचेव को फिर वापस लाया गया कि उन्हें पता चल गया था कि लोगों के मन में जो रोष है उसकी वजह से उनको गोरबाचेव को वापस लाना पड़ा। बट वो अब नाम के प्रेसिडेंट थे, यानी उनकी जगह ऑलरेडी बोरिस येल्सिन, तो उन्होंने जगह ले ली थी उनके जगह। तो जब उनको वापस लाया गया तो वो सिर्फ नाम के प्रेसिडेंट थे, गोरबाचेव जो थे नाम के प्रेसिडेंट रहे थे। तो कुछ टाइम बाद जो गोरबाचेव उन्होंने फिर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो बेसिकली अगस्त कूप को एक मेनली माना जाता है कि ये भी एक डिसइंटीग्रेशन का कारण था यूएसएसआर का। रशिया, यूक्रेन एंड बेलारस आर द 3 मेजर रिपब्लिक ऑफ यूएसएसआर डिक्लेयर इन दिसंबर 1991। 8 दिसंबर 1991 को द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, यूक्रेन, बेलारस ने एक बेलावेजा समझौता जो था वो साइन किया था। तो इनको डिक्लेयर किया गया था कि ये मेजर रिपब्लिक्स हैं यूएसएसआर की। तो कह सकते हैं कि इसी से ही जो था सोवियत यूनियन जो था वो डिसइंटीग्रेटेड हो गया था। अब क्या था ना, गोरबाचेव की जो पॉलिसीज थी या जो भी वो करना चाह रहा था, लोग उसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द सोवियत यूनियन वॉज डिसइंटीग्रेटेड। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक, यानी कि जो पहले चलता आ रहा था उसकी वजह से इसको अडेप्ट किया गया था। अब देखेंगे कि रीजंस क्या थे सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन के। तो इसमें हम देखेंगे कि कुछ इंटरनल वीकनेसेस थी, ठीक है, कुछ इंटरनल वीकनेसेस थी सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की। तो काफ़ी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब वीकनेसेस होंगी तभी तो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है ना। तो द इकोनॉमी ऑफ सोवियत यूनियन बिकम स्टैगनेंट, यानी कि वो भी डेवलप नहीं हो रही थी, इकोनॉमी लेवल जो था वो काफ़ी डाउन जा रहा था। ए सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वॉज नॉट हैप्पी विद द रिफॉर्म्स ऑफ गोरबाचेव, यानी जो गोरबाचेव के जो रिफॉर्म्स आ रहे थे उससे जो कुछ लोग ऐसे थे, कुछ सेक्शंस के लोग ऐसे थे कि उनको वो जो पॉलिसीज थी वो या रिफॉर्म्स थे वो समझ में नहीं आ रहे थे, वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इट वॉज बिलीव दैट द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय द गोरबाचेव वर एट वेरी स्लो पेस। वो मान रहे थे कि ये काफ़ी धीमा प्रोसेस है, जिसकी वजह से यूएसए से काफ़ी पीछे चला गया। तो वो चीज़ वहाँ के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं थी। Another reason for the collapse of USSR was the rise of nationalism and the desire for sovereignty within various republics including Russia and the Baltic Republic। बेसिकली ये देखो कि बाल्टिक रिपब्लिक्स होते क्या हैं। बाल्टिक रिपब्लिक वो हैं जो बाल्टिक सी के पास जो 3 एरियाज जो डेवलप हो रखे हैं उनको बाल्टिक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। अब वो एरिया कौन से हैं उनके नाम देखेंगे। उनके नाम हैं एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। ये बाल्टिक नेशंस, इनको बाल्टिक नेशंस भी बोला जाता है। जो एस्टोनिया है वो नियर बाय गल्फ ऑफ फिनलैंड है, यानी कि गल्फ ऑफ फिनलैंड के बिल्कुल पास में है एस्टोनिया, ठीक है। अब इसमें क्या था, जो कोलैप्स के जो रीज़न थे वो बेसिकली बाल्टिक रिपब्लिक्स को कह सकते हो आप कि इसकी वजह से नेशनलिज्म
की जो डिज़ायर्स थी वो काफ़ी निकल कर सामने आ रही थी। और ये जो बाल्टिक सी थे ये भी क्या चाहते थे कि अब इनको इंडिपेंडेंस चाहिए। मतलब ये वही इंडिपेंडेंस की इसलिए भी डिमांड कर रहे थे कि ये कह रहे थे कि जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उससे पहले मतलब उस टाइम पर क्या था, स्टार्टिंग में ही यूएसएसआर ने इन पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, और ये हुआ किस लिए था कि जो मोल्टोव और रिबेनट्रॉप एक पैक्ट हुआ था उसके थ्रू ये उन पर कब्जा कर लिया था, बाल्टिक रिपब्लिक्स पर। बट अब वो चाहते थे कि जब डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो वो कह रहे थे कि हमें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाहिए ही नहीं, तो हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इनके यहाँ से इंडिपेंडेंस की डिमांड आ रही थी। तो इन बाल्टिक जो रिपब्लिक्स हैं इनकी जो इंडिपेंडेंस की जो डिमांड आ रही थी, यानी लोकतंत्र की जो डिमांड आ रही थी या डेमोक्रेसी की या फिर अपने राइट्स की जो डिमांड्स आ रही थी इनकी कि इनको इंडिपेंडेंस चाहिए, इनको आज़ादी चाहिए, इनको अपना अलग से एक गवर्नमेंट बनानी है, इनको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं है, पहले भी नहीं थी अब भी नहीं है, हम पे सिर्फ कब्जा किया गया था, लेकिन जब अब यूएसएसआर खुद टूट रहा है तो हमें भी इससे अलग होना है। तो यही इसका रीज़न था बेसिकली डिसइंटीग्रेशन का। अब देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इट लेड टू द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, यानी बेसिकली कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर का एंड हो गया था। इसके बाद देयर वॉज नो डिस्प्यूट ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी एंड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। हाँ, power relation in world politics change and thus it led to change in the relative influence of ideas and institution। जो वर्ल्ड में जो पावर रिलेशंस था, जो पॉलिटिक्स थी वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई थी। ठीक है, इन्फ्लुएंस जो था, जो इंस्टीट्यूशन थे, वो आइडियाज़ थे, वो काफ़ी चेंज हो रहे थे। द यूएसए बिकेम द सोल सुपर पावर विच ऑल्सो बैक द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मेकिंग इट द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली। बेसिकली यूएसए जो था एक सोल पावर बन के उभर कर सामने आया और उसका वर्चस्व पूरे देशों पर या पूरे विश्व पर दिखाई दिया। अब हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी। बेसिकली ये बहुत छोटा सा है कि कम्युनिस्ट शासन के टाइम पर ये शॉक थेरेपी था क्या। जब डिसइंटीग्रेशन हो रहा था तो सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी डाउन जा रही थी। तो उस टाइम पर क्या था कि जो आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। तो उस सिचुएशन को हम शॉक थेरेपी के नाम से यहाँ पे जानते हैं। जैसे हम रीड आउट कर लेंगे, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन the model of economic transition in Russia, Central Asia and East Europe, which was influenced by the World Bank and IMF। IMF की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा सकता है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, came to be known as a shock therapy। This process of transition was due to the collapse of communism। शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व अ ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दिस इकोनॉमी, यानी कि जो शॉक थेरेपी थी उससे काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस भी आए इकोनॉमिक्स में एक्सटर्नल रूप में। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व अ ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस अमॉन्ग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक। ऑब्वियसली बात है, जब डिसइंटीग्रेशन के बाद ये थेरेपी सामने आई थी तो जो एग्जिस्टिंग ट्रेड था वो काफ़ी टूटा, लोगों के साथ, एलियंस कंट्रीज़ के साथ टूटा, जो सोवियत ब्लॉक के गुट में जो जुड़े हुए थे उनके साथ वो जो ट्रेड का जो रिश्ता था वो काफ़ी हद तक टूट गया था। Consequence of shock therapy। The shock therapy brought run to the economic and disaster upon the people of the entire region। यानी कि जो शॉक थेरेपी थी उसने इकोनॉमिक लेवल पर काफ़ी बड़े हद तक अलग अलग रीजन्स में डिजास्टर ला दिया था। द वैल्यू ऑफ रशियन करेंसी रूबल डिक्लाइन ड्रामेटिकली। पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग ड्यू टू हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि जो रेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए थे तो वो अपनी जो सेविंग्स थी वो खो रहे थे लोग। द गवर्नमेंट विदड्रू द सब्सिडीज, यानी जो सब्सिडीज़ थी उनको विड्रॉ किया जा रहा था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वॉज नॉट गिवन द सेम अटेंशन एंड प्रायोरिटी एज द डिमांड्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थे उनके वहाँ से सेम अटेंशन नहीं मिल रही थी, सेम प्रायोरिटी नहीं मिल रही थी जो पहले डिमांड में थी। तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होना ही था। मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमी स्पेशली रशिया स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000 आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस।
यानी 10 साल के बाद जब उनको मतलब इंडिपेंडेंस के 10 साल के बाद उन्होंने रिवाइवल करना स्टार्ट किया था. द रीज़न फॉर द रिवाइवल वॉज द एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैसेज एंड मिनरल्स. एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, एटलीस्ट, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, यानी इनके बीच में रिलेशंस कैसा था. इंडिया मेंटेन ए कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, यानी कि वो इंडिया जो था मेंटेन करके रखता था कॉर्डियल रिलेशनशिप सभी कम्युनिस्ट कंट्री के साथ. ठीक है. इंडो रशियन रिलेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यानी कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि उनका रिलेशन अच्छा बना रहे. बोथ द कंट्री शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. India got benefit from Russia over issues like Kashmir, energy supplies, access to Central Asia, balancing its relation with China. यानी इंडिया को काफ़ी बेनिफिट्स मिल रहे थे रशिया के थ्रू. जो भी इश्यूज उनके थे जैसे लाइक कश्मीर हो गया, एनर्जी सप्लाईज हो गई, या फिर एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, बैलेंसिंग इट रिलेशन विद चाइना, इन सब में जो रशिया था उन्होंने उनका काफ़ी साथ दिया और वहाँ से उनको काफ़ी बेनिफिट मिला. Russia stand to benefit from this relationship because India is the second largest arm market Russia. अब बेसिकली जो कह सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट था रशिया के लिए. आर्म मार्केट आपको पता ही होगा. आर्म मार्केट होता है जो आर्म रेस मैंने अभी पीछे बताया था, जो हम हथियारों की होड़ करते हैं उसके लिए. बोथ द कंट्रीज़ हैव कोलैबोरेट ओवर मैनी साइंटिफिक प्रोजेक्ट, यानी ये दोनों जो कंट्रीज़ थी ये कोलैबोरेट करके चल रही थी. काफ़ी इन्होंने साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पे भी एक साथ काम किया है. तो इसमें जो बेसिकली था कि इंडिया का पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के साथ कैसा रिलेशनशिप रहा है, अगर स्कूप क्या था, गोर्बाचेव के बारे में क्या इसमें नॉलेज मिली है, डिसइंटीग्रेशन, एंड बेसिकली सोवियत यूनियन था क्या और उनका कैसे विघटन हुआ. तो हमने इस टॉपिक में इस पूरे चैप्टर में ये सब पढ़ा है. बीच में मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको देने की कोशिश की है. तो जो मैंने बोला है, जो शायद मैंने इसमें ना लिखा हो, वो आप ध्यान से सुनेंगे और अपने पॉइंट्स बनाकर रखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा और जल्दी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी. अगर आप खुद से लिख के पॉइंट्स बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी. So for more updates, subscribe our channel Learning Empire and press bell icon. Stay home, stay safe. Thank you.